start our program, sir? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है सर. A very good afternoon to all of you. I, Dr. Ruchi Tripathi, Assistant Advisor with NAP. I welcome you all on behalf of National Assessment and Accreditation Council. Today we have with us Professor S.P. Singh sir, Vice Chancellor of the Ellen Mithila University, as a guest speaker today. The NAC is organizing a series of state-wise webinars for sensitizing the higher education institution across the country about the National Education Policy 2020 and bringing the higher education institution to forward for the assessment and accreditation process of the NAC. In this regard, the webinar is basically focusing on the multidisciplinary, interdisciplinary, academic bank of the credit, skill development, appropriate integration of Indian languages, outcome-based education and distance education, online education, and also is organizing for the university and its affiliated college for the benefit of the Assessment and Accreditation Council. So on behalf of our Honorable Director, on behalf of our team, Eastern Region team, Professor Abhi Kumar Rath, Dr. B.S. Ponudira's advisor, and Dr. Nilesh Pandey, I welcome all of you to our today program. Today is the Bihar program. So in this regard, I request Professor S.P. Singh sir. Sir has more than 26 years of the experience in the higher education institutions. Before that, sir has principal of National PG College, and sir is also the ex-vice chancellor of Lucknow University, present, and right now he has present vice chancellor of Ellen Mithila University, Aryabhatta Knowledge University, Patliputra University, and so on. So in this regard, I request to sir, Professor S.P. Singh sir, for the today presentation, today webinar. Sir, over to you. Sir. Thank you, sir. Thank you, Ruchi ji. Thank you. NAC द्वारा आयोजित आज के इस वेबिनार में सभी साथियों का जो इसमें जुड़े हुए हैं ई प्लेटफॉर्म पर, उनका हार्दिक अभिनंदन, उनका हार्दिक स्वागत. एक बड़ा इशू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर के चर्चा चल रही है, विचार विमर्श आगे बढ़ रहा है. बहुत सारी बातें उसमें निकल करके आ भी चुकी हैं, कुछ अभी आ भी रही हैं. हम सभी जानते हैं इस बात को. NEP 2020 इसके पहले जितने भी शिक्षा की पॉलिसीज बनी हैं उससे डिफरेंट है. 1968 की कोठारी कमीशन की शिक्षा पॉलिसी हम सभी परिचित हैं. 86 से 92 के बीच में एक अपडेट इसमें आया, जिसमें ईयर चेंज किया गया, सेशन का लिमिट चेंज किया गया. हम जो आगू नो થાય ને એનું ધ્યાન રાખવું પડે અહીંયા. इनके चेंजेस के बाद जितनी भी कमीशन बने वो सबके लिए अलग अलग बने. प्राइमरी एजुकेशन के लिए अलग बने, माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग बने, हायर एजुकेशन के लिए अलग बने. कोई इस तरह का एजुकेशन पॉलिसी जो इंटीग्रेट कर रही हो, इंटीग्रेटेड हो, जो कंबाइंड पॉलिसी हो इंटायर एजुकेशन की, फ्रॉम नर्सरी टू ऑनवर्ड, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, ऐसी कोई भी पॉलिसी अब तक नहीं बनी है. ये पॉलिसी अपने आप में एक अनूठी पॉलिसी है. हम सभी इस बात को जानते हैं कि 2015 के बाद से इस पॉलिसी पर लगातार फीडबैक, लगातार चर्चा होती रही है. और इसका जो पॉलिसी बना, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, उसमें नीचे से ग्राम पंचायत लेवल से जो सजेशंस आए वो अनूठे सजेशंस थे. इसी तरह से मिडिल लेवल से, इसी तरह से हायर एजुकेशन के लेवल से, यानी पॉलिसी को नीचे से जो स्टेक होल्डर्स थे, जो इसके बेनिफिशियरी थे, वहां से इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया. और ये पॉलिसी वहां से शुरू की गई जो अंतिम चरण पर या पहली पायदान पर, जो इसका शुरुआत अगर हम करें नर्सरी एजुकेशन से, तो जो शुरुआत के दौर में है वहां से जो एजुकेशन चल रही थी, वहां से इसकी बात है. और ये एजुकेशन 2020 गांव से, पंचायत से लगा करके और सलाह मशवरा करके, उनके पार्टिसिपेशन को लेकर के, उनके चेंजेस को एक्सेप्ट करके ये पॉलिसी बनी, एक ड्राफ्ट तैयार हुआ जिसे बाद में अप्रूव किया गया. और कस्तूरी रंजन साहब इसके चेयरमैन रहे, हम सभी इस बात को जानते हैं. और बड़ा परिवर्तन इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो
मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी थी, उसको शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया गया, उसका नामकरण चेंज किया गया। वो नामकरण इसका चेंज किया गया। और बल्कि जो पहले की शिक्षा पॉलिसी थी 10+2 की, उस पॉलिसी में जो परिवर्तन हुआ, उस चेंज में जो हुआ, वो एक तरीके से 5+3+3+4 पर ये चेंजेज हुए और 4 लेवल की एजुकेशन पॉलिसी को एक साथ जोड़ा गया, उनको एक साथ क्लब किया गया। यानी जो फाउंडेशन एजुकेशन की थी वो 5 साल की रखी गई कि 5 साल का पीरियड फाउंडेशन पीरियड होगा एग्जामिनेशन इसका, एजुकेशन का, उसमें ये रखा गया। और इस 5 साल को 3+2 में डिवाइड किया गया। 5 साल को, हेलो, कोई दिक्कत? ये आई एम ऑडिबल? सुनाई पड़ रही मेरी आवाज? आवाज मेरी सुनाई पड़ रही? राइट। 5+3+3+4 पर एजुकेशन का डिवीजन बना। नहीं, मीना मैम। हेलो हेलो, ये 5 को 2 भागों में बांटा गया, जो बड़ा परिवर्तन 5 में आया। 5 का 3+2 में 5 को जो फाउंडेशन एजुकेशन है उसको डिवाइड किया गया और उसमें 3 इयर्स की एजुकेशन को प्ले ग्रुप की एजुकेशन डाली गई, जिसमें कोई टीचिंग नहीं था, कुछ नहीं था, जिसमें गेम प्ले करना है, पेंटिंग करना है, कुछ और एक्सरसाइज करनी है, कुछ इस तरह के काम बच्चों को करने थे जिससे एजुकेशन में उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो। अदरवाइज स्कूल जाने के लिए उनकी रुचि बढ़े, ये ज्यादा बड़ी बात उसके लिए की गई कि उनको एक इंटरेस्ट स्कूल जाने का बना रहे, नहीं तो बच्चा स्कूल जाने से भागने लगता था। तो ये पहली बार ऐसा किया गया कि 3 साल में, केवल 3 साल तक वो बच्चा आएगा और 3 साल में अपना प्ले, गेम प्ले, पेंटिंग, रुचि के हिसाब से कुछ ना कुछ करता रहेगा। इन 3 वर्षों का कोई एग्जाम नहीं होगा। इसका जो प्रमोशन सीधे सीधे अगले साल में होगा, दूसरे साल में होगा, तीसरे साल में होगा। इनका कोई सिलेबस परफेक्ट नहीं है, ना कोई इनका एग्जामिनेशन होगा। इनका जो 2 इयर्स बचा 5 का, तो 1 और 2 की क्लासेज में इनका एडमिशन होगा। एक तरीके से इसमें भी कोई एग्जाम, 5 साल की पढ़ाई में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा। ये फाउंडेशन लेवल पर एक सिस्टम बना। दूसरा स्टेज जो इसका बना, प्रिपरेटरी स्टेज बना, जहां से एग्जामिनेशन शुरू होगा। 3 साल का कोर्स इसमें बना, जिसमें 3rd, 4th और 5th के क्लासेस चलेंगे और इनका कोई एग्जाम नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें एक्टिविटी और स्टडी साथ चलेगी, कि कुछ एक्टिविटीज भी होंगी, स्टडी भी होगा, कि दोनों साथ चलेंगी। और लैंग्वेज के नाम पर एक मदर लैंग्वेज, एक रीजनल लैंग्वेज और एक नेशनल लैंग्वेज इनके पास होगी। यानी 3 तरह की भाषाएं इनके साथ होंगी। जो सिलेबस कंटेंट होगा उसमें एक्टिविटी भी होगी, स्टडी भी होगा और 3rd, 4th, 5th की क्लासेज भी इनके साथ चलेंगी। इसमें एग्जाम शुरू हो जाएंगे, यहाँ से एग्जाम स्टार्ट होगा। 3rd स्टेज मिडिल स्टेज है, जिसमें 6, 7 और 8 3 साल की पढ़ाई होगी, +3 नेक्स्ट +3 होगा ये। और इस 3 साल की पढ़ाई में जो चीजें इनको दी जाने वाली हैं, एक तरीके से मैथ, साइंस और आर्ट्स इनको पढ़ना होगा और वोकेशनल टेक्निकल कोर्स भी कुछ इन्हें करना होगा 6, 7, 8 में। और कंप्यूटर का नॉलेज भी इनको इस लेवल पर 6, 7, 8 में दिया जाएगा और एक इंडियन लैंग्वेज भी यहाँ पर उन्हें पढ़नी पड़ेगी। तो जैसे टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन, एक नई बात यहाँ से आई, ये इनको दी जाएगी और कंप्यूटर एक तरीके से मस्ट होगा, कंप्यूटर का नॉलेज, उसकी लर्निंग मस्ट होगा, उससे इसमें जुड़ जाएगा। अब जो अगली स्टेज बनती है सेकेंडरी स्टेज, जो 4 साल की होगी, इसमें 9, 10th, 11th और 12th होगा। ये इसमें बहुत सारे परिवर्तन इसमें किए गए हैं। बड़ा परिवर्तन इसमें होगा कि आपको इसे सेमेस्टर सिस्टम पर लिया गया, एनुअल सिस्टम यहाँ नहीं रहेगा, ये सेमेस्टर सिस्टम पर आ जाएगा। कोई स्ट्रीम नहीं होगी, साइंस, आर्ट्स, कॉलेज, क्लास, इसका कोई स्ट्रीम नहीं होगी, एक कॉमन स्ट्रीम होगी 9, 10th, 11th, 12th की। और मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे जिनमें कोई बात नहीं होगा। यहाँ जो बड़ी बात करनी है, एक बदलाव लिया गया है, यहाँ पर चेंज किया गया है, वो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने की बात की गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी थिंकिंग क्रिटिकल हो, वो एनालाइजिंग हो, थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें,
जो समस्याएं हैं उनको अंडरस्टैंड करें, उसके बारे में कुछ सोचना शुरू कर दें, विज्ञता लेना शुरू कर दें। और फॉरेन लैंग्वेज भी इस लेवल पर एक उनको पढ़ाई जाने की बात है। तो ये जो एजुकेशन का प्राइमरी ढांचा था, फाउंडेशन का, प्रिपरेटरी का, मिडिल का, यानी 5+3+3 और 4 का, इस ढांचे की बुनियादी बात ये थी कि सेमेस्टर पर आ गया अगले 4 साल की पढ़ाई, 9, 10th, 11th, 12th की, और स्ट्रीम कोई नहीं होगा, कॉमन होगा ये 12th तक की पढ़ाई। इसमें जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स हम पढ़ते थे वो चीजें नहीं होगी। अगली बात जो आती है ग्रेजुएशन, इसके बाद वो 4 ईयर का होगा। ग्रेजुएशन जो 4 ईयर का होगा, इसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पर हम इस बात को जानते हैं कि सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर करने पर जो अभी तक एक दिक्कत आती थी कि एक सर्टिफिकेट 3 साल पढ़ने के बाद मिलता था, डिग्री 3 साल ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद मिलती थी, वो अब हर साल की डिग्री को अलग अलग कर दिया गया। यानी बड़ा काम यहाँ पर क्रेडिट स्कोर बना, क्रेडिट बैंक बना, क्रेडिट ट्रांसफर होगा, एंट्री फ्री होगी, किसी लेवल पर भी एंट्री हो जाएगी, किसी लेवल पर भी एग्जिट हो जाएगा, री एंट्री भी इसमें हो जाएगी। यानी अगर कोई आदमी फर्स्ट ईयर करके कोई बच्चा निकलना चाहता है तो एक सर्टिफिकेट उसको मिलेगा। वो 2 साल नहीं पढ़ना चाहता, तीसरे साल फिर आना चाहता है, तो 1 साल की पढ़ाई उसकी वो खराब नहीं होगी, उसे डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट दूसरी साल की पढ़ाई के बाद मिलेगा। और 3 साल पढ़ने के बाद एक कंप्लीशन हो जाएगा डिग्री का, और एक डिग्री के लिए उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा इतना करने के बाद। अब प्रश्न ये होता है कि 3 साल करने के बाद अगर पीजी कोई करने आता है तो मास्टर वो 2 साल में करेगा, और अगर 4 साल का डिग्री करके आता है जो रिसर्च के साथ जुड़ करके आता है तो पीजी 1 साल का करना। यानी अभी ये फार्मूला 3 और +2 का होगा और 4+1 का होगा, इस रूप में ये एजुकेशन पीजी तक की रन करेगी। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर होगी कि जो हम देते थे साइंस का, कॉमर्स का, मास्टर का, वो चीजें खत्म हो जाएंगी, मल्टी फैकल्टी खत्म होगा, चॉइस का सब्जेक्ट होगा, यानी क्रेडिट होगा, क्रेडिट ट्रांसफर भी होगा, क्रेडिट बैंक भी होगा, एग्जिट भी होगा, एंट्री भी होगी। ये सारी चीजें बड़ी बड़ी भारी बातें यहाँ पर एक बड़े बदलाव की तरफ देखती हैं, वो यहाँ पर शुरू हुई। अब जो बड़ी बात इसके साथ इसका निकल करके आएगा, जो चीजें निकलनी चाहिए, इससे क्या क्या निकलेगा और क्या क्या बड़े परिवर्तन इसके साथ हो रहे हैं, तो ये क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट बैंक, फ्री एंट्री, किसी लेवल पर एंट्री, किसी लेवल पर एग्जिट, ये एक बड़ी बात हुई। लेकिन इनके साथ एक जो योजनागत तरीके से तथ्यात्मक रूप से हायर एजुकेशन में बड़ा बदलाव आने जा रहा है, वो बदलाव आने जा रहा है। जीडीपी का जो एक सजेशन है, 6% एजुकेशन पर खर्च होगा, एक बड़ी बात इसके साथ आई। और जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज में प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाने की ज्यादा बात होगी, वो बड़ी भारी बात होगी। जो प्रैक्टिकल नॉलेज का शेयर ज्यादा होगा, अभी तक जो हम प्रैक्टिकल को करते थे उसका शेयर कम होता था, प्रैक्टिकल का वोकेशनल में शेयर ज्यादा होगा, उसको बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा, वो उसमें किया जाएगा। जो स्कूल फीस होगी, ये गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, स्टेटस और ग्रेड के, स्कूल के स्टेटस क्या है, क्या ग्रेड है, क्या सुविधाएं वहां दी जा रही, इसके हिसाब से स्कूल की फी फ्री नहीं होगी, इसका कंट्रोल गवर्नमेंट करेगी, उसके हाथ में होगा। वोकेशनल के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट होगा। और रिजल्ट अगर करने की बात आएगी कि कैसे बच्चे को इवेल्युएट करें, तो एक नया इवेल्युएशन का सिस्टम यहाँ डेवलप हो रहा है जो 360 डिग्री पर इवेल्युएट करेगा। 90 डिग्री का एक इवेल्युएशन होता था जो सीधे सीधे स्टूडेंट को इम्तहान लिया और एक दे दिया, डिग्री दे दी, नंबर अवार्ड कर दिया उसको। ये जो रिजल्ट यहाँ बनने जा रहा है वो उसका एक सीधा 90 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, फिर 360 का होगा। यानी 4 लोगों के द्वारा, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके द्वारा बच्चे को इवेल्युएट किया जाएगा। नंबर 1 तो एग्जाम की कॉपी और एग्जाम टेस्ट पेपर, तो ये मार्क्स के हिसाब से किया जाएगा। फिर वो सेल्फ इवोल्यूशन भी करेगा, वो अपना एक रैंक अपने आप को देगा, ग्रेड देगा, उसके फ्रेंड्स उसको एक ग्रेड देंगे, यानी इवोल्यूशन फ्रेंड भी करेगा, खुद भी अपना इवोल्यूशन करेगा, इम्तिहान से इवोल्यूशन होगा, और एक टीचर भी उसको ग्रेड देंगे। तो 4 लोग मिल करके रिजल्ट को प्रिपेयर करेंगे, उसका मार्क्स, जो रिटन एग्जाम हुआ, उसका अपना असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, उसके फ्रेंड का असेसमेंट और टीचर का असेसमेंट। यानी एक असेसमेंट का जो मॉड्यूल बना वो 360 डिग्री का असेसमेंट का मॉड्यूल बना, और उस मॉड्यूल पर उसका असेसमेंट। फॉरेन यूनिवर्सिटी के बारे में ये है
कि जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज हैं उनकी ब्रांचेज ओपन करने का कंट्री में परमिशन होगा। वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज अपनी ब्रांचेज कंट्री में ओपन कर सकती है, भारत में अपनी शाखाएं लगा सकती है, भारत में अपना यूनिवर्सिटी बना सकती है, अपना इंटेक बना सकती है। जो कोर्स तैयार होगा वो डिपार्टमेंट की तरफ से कोर्स तैयार होगा, केयर होगा, रेगुलर चेकिंग भी उसकी होगी। और जो टीचर्स की ट्रेनिंग है, जो बीएड ट्रेनिंग कहलाती है, वो 2 साल की बजाय 4 साल की टीचर्स ट्रेनिंग। अब जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आएंगी वो कई तरह से यानी कोलैबोरेशन भी कर लेंगी, वो डिस्टेंस मोड में भी रहेंगी, उनका सिलेबस भी यहाँ पर बनेगा, ये तमाम सारी चीजें वो जोड़ेंगी यहाँ पर आकर के। और जो फॉर्मेट इवैल्यूएशन डिग्री का बनाओ, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, रिसर्च और पीएचडी, इस हिसाब से जो इंस्टीट्यूशन डेवलप होंगे वो मल्टीपल होंगे, मल्टी फैकल्टी, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस होंगे। जो एजुकेशन और स्कूल एक स्पेसिफिक का स्कूल नहीं होगा, वो एक तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी स्कूल होंगे। एक सिंगल रेगुलेटर होगा इनका, जो कंट्रोल होगा बेसिक रूप से, एक सिंगल रेगुलेटर होगा हायर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भी नाम दिया जाए, वो रेगुलेशन बनाएगा, वो फंडिंग बनाएगा, उनकी फंडिंग करेगा, उनका एक्रीडेशन करेगा, उनका स्टैंडर्ड सेट करेगा, उनका आउटकम सेट करेगा। ये सारी चीजें एक सिंगल रेगुलेटर होगा जो इन चीजों को बनाएगा। यानी कमीशन इंडिया का होगा, रेगुलेशन ही वही बनाएगा, फंडिंग भी वही देगा, एक्रीडेशन भी वही करेगा, और एक स्टैंडर्ड सेट करेगा लर्निंग आउटकम के लिए कि किस तरीके का लर्निंग आउटकम कैसे निकले। रिसर्च को बहुत प्रमोट किया गया, इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात कही गई है। जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं कि जब तक होता क्या, सारी यूनिवर्सिटीज में जो हो रहा था अब तक, हम रिसर्च करते थे लेकिन रिसर्च के साथ इनोवेशन और डेवलपमेंट की विंग नहीं होती थी। हम आज की तारीख में तो काम कर रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद एजुकेशन का क्या शेप होगा, रिसर्च का क्या शेप होगा, किस शेप में हमको इसे ले जाना पड़ेगा, उनमें क्या क्या परिवर्तन वारंटेड है, इस पर हम कभी चर्चा नहीं करते थे। किसी यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट सेल या इनोवेशन सेल नहीं होता था जो यूनिवर्सिटीज की वर्किंग के बारे में कोई ना कोई बात करे, उसकी वर्किंग को बदलना चाहे, उसमें सुधार लाए। जैसे कारपोरेट सेक्टर में होता है कि बदलाव निरंतर चलता रहता है, यहाँ तो यूनिवर्सिटी एक बार में जो सिस्टम आया वो जितने वर्षों तक चल जाए उतना अच्छा है। उसमें रिसेंटली डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं, उसका रिसर्च क्या हो सकता है, इस पर आगे की इनोवेशन पॉलिसीज क्या हो सकती है, इसका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इन चीजों पे गौर नहीं किया जा रहा था। लेकिन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बाद हर यूनिवर्सिटी में इस तरह का एक सेल होगा जो रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में अपनी योजना, अपनी प्लान, अपनी चीजों को बनाता रहेगा। ये एक बड़ी बात इसमें आई है। अब अगली बात, जो छठी बात है इसमें इम्पोर्टेंट, यानी ये जो आईसीटी की एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने की बात है। ऑनलाइन क्लासेज, जैसे कोविड में तो मजबूरी में ऑनलाइन क्लासेज हो गए, या ऑनलाइन क्लासेज की प्लेटफॉर्म का यूज, और एक फोरम इसमें बनना है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल फोरम, NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल फोरम। ये फोरम भी बनेगा। ये इसके साथ एक नई बात आएगी, जो टेक्निकल बात आएगी, और एक अलग फोरम इसमें और बनेगा जो आइडियाज का फ्री एक्सचेंज करेगा। यानी आइडियाज को कैसे जिंदा रखा जाए, कैसे आइडियाज को क्रिएट किया जाए, इस तरह का एक टेक्निकल बोर्ड होगा जो इन चीजों को रखे। यानी एक तरीके से जो बेसिकली शिफ्टिंग चेंज हुआ, पूरा एजुकेशन का फॉर्मेट बदल गया, डिग्री का सिलेबस का पैटर्न बदल गया, डाटा क्रेडिट बेसिस आ गया, क्रेडिट बैंक आ गया, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट भी इसके साथ जुड़ गया, क्या हमने स्कोर लिया है, इवोल्यूशन का पैटर्न बदल गया, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बदल गया, जो जो सिंगल रेगुलेटर है, एक सिंगल रेगुलेटर की बात आई वो भी बदल गया। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक नई संस्था बनी इसके साथ, और आईसीटी के प्रयोग के लिए ऑनलाइन क्लासेज, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल फोरम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी बनी इसके साथ, और आइडियाज का फ्री एक्सचेंज करने की एक बात बनी। मैं समझता हूं ये जितनी बातों के साथ ये एजुकेशन पॉलिसी आज की तारीख में बनी है, ये अगर सारी बातें लागू होती हैं
और सिस्टमेटिकली लागू होती चली जाती हैं, तो एक नया परिवर्तन एजुकेशन के सेक्टर में आएगा। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, ये सारा परिवर्तन एक साथ नहीं है, 40 तक परिवर्तन की बात कर रहा है, आने वाले 20 वर्षों तक किस तरह का परिवर्तन होगा, उस तरह की बात कर रहा है। मैं समझता हूं और कि आप सभी इसके बहुत सारी चीजों से वाकिफ हैं, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, चर्चाएं, परिचर्चाएं, गोष्ठी हो रही हैं, टास्क फोर्सेज बन रहे हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने टास्क फोर्सेज बना लिए हैं, स्टेट ने बना लिए हैं, बहुत बनाने की प्रक्रिया में है। तो ये जो बदलाव का लेवल हायर एजुकेशन का एक समय के बाद आएगा, यानी जहां हम अभी तो परिवर्तन हायर एजुकेशन का देखेंगे 3 साल 4 साल में, मिडिल एजुकेशन का परिवर्तन देखने को मिलेगा, दूसरा परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन जब पहली स्टेज से, प्रिपरेटरी फाउंडेशन स्टेज से और यूनिवर्सिटी स्टेज तक की ये सारी चीजें जब बदल जाएंगी, तो एक एजुकेशन का जो फॉर्मेट बनेगा, जो पेडागोजी बनेगी, वो किस रूप में होगी, आज उसको इमेजिन करना आसान नहीं है। यानी इंटायरली चेंज होगा है एजुकेशन। एजुकेशन में कोई भी चीज अब पुरानी नहीं रहेगी। और दूसरी बड़ी बात इसके साथ जो भी चर्चा की हमने आपसे, ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की विंग होगी, इनोवेशन करेगी, आइडियाज शेयर करेगी, आइडिया एक्सचेंज करेगी और एजुकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए इस दिशा में कार्य करेगी, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अच्छी बातें निकल करके हर यूनिवर्सिटी का सेल कोई ना कोई बहुत अच्छी बात निकाल करके करेगा। तो जो परिवर्तन बदलाव हम देखना चाहते हैं, अभी क्या है कि शिक्षा पीछे चलती थी, परिवर्तन आगे चलता था। जो परिवर्तन बहुत सी जगहों पर हो गया और लागू हो गया, 5 साल 10 साल चलते हुए हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 20 साल से वो परिवर्तन नहीं हुआ। यानी आज की तारीख में नेशनल लेवल पर जितने परिवर्तन हुए, भारत में जितने परिवर्तन हुए, बिहार में वो परिवर्तन नहीं हो पाए, बहुत पीछे चल रहा है। यानी नेशनल लेवल से भी हम अपने आप को पीछे चला रहे थे, और अगर बाहर की लेवल से बात करें तो बहुत पीछे थे। लेकिन यहाँ इस सारे परिवर्तन रिसर्च और डेवलपमेंट विंग के नाते, आने के नाते, हम बाजार से, विचार से, लोगों के एक्शन से आगे चलते रहेंगे। हमारी सोच आगे चलेगी, 20 वर्ष आगे चलेगी, तो एक नई नई बातें निकल करके उस सिलसिले में आएंगी। इसलिए हम ये होप करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला समय होगा उसमें ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्र की बिल्डिंग में जो ह्यूमन की लर्निंग टीचिंग है उसके बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके विचार के बारे में, उनके अप्रोच के बारे में, एटीट्यूड के बारे में बहुत सारे परिवर्तन लेकर के आएगी। और उन परिवर्तनों के साथ अगर शिक्षा आगे चलेगी तो ये जो बदलाव हमें आ रहे हैं ये पूरे भारत को देखने को मिलेंगे, और भारत का एक अपना शिक्षा का स्थान होगा, एक अपना महत्व होगा, और अच्छी शिक्षा, अच्छा सुंदर विकल्प, ये सारी चीजें निकल कर मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ, ये मानते हुए कि हम में से सभी साथी इस हायर एजुकेशन को, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसको गंभीरता से उस पर चर्चा कर रहे हैं, गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तमाम जो इसमें आगे चल रहे हैं उनको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आ रही है, और वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सोल्यूशन भी सर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये एक यूनिट यूनिवर्सिटी की है, उसी यूनिट में उस प्रॉब्लम का सॉल्व मिलेगा। ये प्रॉब्लम वहीं से यूनिवर्सिटी की सिस्टम पे रहे, वही सिस्टम से प्रॉब्लम आएगी, वहीं से ये सॉल्व होगा। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत आभार नैक का मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझे इस परिचर्चा में रिसोर्स पर्सन के रूप में आपसे बात करने के लिए। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अभिनंदन आपका। नमस्कार। Sir, is there any problem? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात करनी हो तो आगे आप बढ़ा सकते हैं जैसा ओके चाहें। ओके, ठीक है सर, आपने ओके। तो आई रिक्वेस्ट टू पार्टिसिपेंट्स, यदि किसी का कोई प्रश्न है या कोई सजेशन है रिलेटेड टू एनईपी 2020, तो आप पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथ वीसी सर है, हम लोग भी हैं फ्रॉम नेक्स्ट साइड। तो यदि आपका कोई प्रश्न हो तो पुष्कर, anybody's raise hand? यदि किसी पार्टिसिपेंट्स का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
अदरवाइज हम अपना प्रोग्राम क्लोज करेंगे। आई थिंक देयर इज नो क्वेरी सर। नो क्वेरी। हाँ, हाँ, तो विल टेक द प्रॉपर, आई विल कॉल टू द, नाउ आई रिक्वेस्ट टू, Nilesh, you're not going to, okay. Okay. Thank you all respected participants. Thank you. First of all, I propose the vote of thanks to our Honorable Director S. Sharma. वो हमेशा इस प्रोग्राम के लिए इनकरेज करते हैं और इंस्टीट्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं एनईपी की रिगार्डिंग। तो सबसे पहले अपने ऑनरेबल डायरेक्टर को धन्यवाद। साथ ही साथ सर ने अपने बिजी शेड्यूल में बहुत कीमती टाइम दिया है, तो सर को हृदय से धन्यवाद। सर, आपका टाइम हमारे लिए बहुत बहुमूल्य था। आपने, थैंक यू, आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ मैं नेक के बिहाफ पे। इसके साथ साथ अपने पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ और फाइनली रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप लोगों ने अपने कीमती समय में इस प्रोग्राम का पार्ट बने। तो सभी को धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार रुचि जी, आपने बहुत सुंदर प्रोग्राम किया और करते रहिए। धन्यवाद।